गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, क्लास अपनी एडवर्ब की स्टार्ट होने वाली है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आप एडवर्ब का टॉपिक। ठीक है, ये अपना एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है, फिर आप इसके बाद वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे। एक दो दिन एडवर्ब चलेगा, ठीक है, उसके बाद आप वोकैब पढ़ना शुरू कर देंगे अप्रैल के अंदर। बेटा एडवर्ब क्या होता है? जैसा कि इसका मीनिंग है एडी प्लस वर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ये वर्ब के मतलब में कुछ ऐड करने का काम करता है, मतलब वर्ब के बारे में विशेषता बताता है कौन? एडवर्ब। लेकिन बेटा ये तो किताबों में दी गई जानकारी है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। अगर मैं इसकी बात बताऊं, एडवर्ब क्या होता है, एडी प्लस वर्ब, या फिर एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स दैट एड्स समथिंग। Adverb is a word that adds something to the meaning of a verb। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब के मतलब में कुछ ऐड कर देता है। लेकिन बेटा याद रखना, एडवर्ब को जैसा कि एडी प्लस वर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण, ये सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बताता, ये सिर्फ वर्ब की ही विशेषता नहीं बताता। एडवर्ब तो बेटा एक ऐसा हथियार है जो हर किसी को मॉडिफाई कर देता है, हर किसी को क्वालिफाई कर देता है, हर किसी को डिस्क्राइब कर देता है। तो हर किसी की विशेषता बताने का काम करता है, यहाँ तक कि नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, है ना, इसकी विशेषता भी बता देता है, एडवर्ब की विशेषता भी बता देता है। ठीक है, मैं कह दूँ पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है, क्लोज को मॉडिफाई कर देता है, कंजंक्शन को भी, प्रेपोजिशन को भी। तो देखते हैं कि एडवर्ब वर्ब के अलावा और किन किन चीज़ों को क्वालिफाई करता है, किन किन चीज़ों को डिस्क्राइब करने का काम करता है, किन किन चीज़ों की विशेषता बताने का काम करता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखना शुरू करता हूँ, देखना एडवर्ब क्या क्या कर सकती है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, he works hard, he works hard। second, he plays well। third, he plays very well, he plays very well। fourth, she is a very intelligent student। she is a very intelligent student। fifth, even a mouse can help a lion। even a mouse can help a lion। सिक्स पे आते हैं, only he can play cricket। only he can play cricket। seventh, a kite FLEW flew। a kite flew exactly over my head। exactly over my head। ठीक है। eighth, he loves her simply because she drinks wine। बेटा ये 8 एग्जाम्पल हैं और इन 8 एग्जाम्पल से अपने को पता करना है कि क्या एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करने के अलावा, वर्ब को डिस्क्राइब करने के अलावा और किस किस चीज़ की विशेषता बताती है ना। इस बात को अपने को यहाँ पे जानना है, समझना है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं कहानी क्या है इन 8 एग्जाम्पल से, है ना। देखते हैं बेटा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, मेहनत करता है कैसे, हार्ड। यहाँ पे हार्ड एक एडवर्ब है,
जो ही के बारे में नहीं बता रही कि ही कितना हार्ड है। यहाँ पे हार्ड एक एडवर्ब, एक वर्ब की विशेषता बता रही, किसकी? वर्क्स की, है ना। तो यहाँ पे हार्ड क्या हुआ? एक एडवर्ब हुआ जो किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ही प्लेज वेल, वह बहुत अच्छे से खेलता है, ही प्लेज वेल, है ना। एक बेटा गुड भी होता है और एक वेल भी होता है। कई बार इसके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, गुड वर्सेस वेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बेटा याद रखना, कई बार बच्चे कहते हैं सर जी इनकी हिंदी तो सेम ही होती है। बेटा वेल एक एडवर्ब होता है, वेल एक एडवर्ब होता है। ये सेंटेंस में तभी यूज होगा बेटा अगर सेंटेंस में किसका जिक्र किया गया है? वर्ब का जिक्र किया गया है। वेल हमेशा वर्ब की विशेषता बताने के लिए आता है। बेटा गुड एक एडजेक्टिव होता है, गुड एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव जो होता है ये हमेशा किसकी विशेषता बताने के लिए आता है? सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आता है। तो बेटा याद रखना गुड और वेल के बीच का डिफरेंस, है ना। गुड होता है अच्छा और वेल होता है अच्छे से, ठीक है। गुड होता है अच्छा और वेल होता है अच्छे से। वेल सेंटेंस में तब यूज होगा जब वर्ब आएगी, गुड सेंटेंस में तब यूज होगा जब इसे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी होगी। कहने का मतलब बेटा एडजेक्टिव जो है गुड, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आएगा, है ना। इस टाइम सेंटेंस के अंदर कोई काम होता हुआ मतलब आपको नजर नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, और एक मैंने लिखा ही प्लेज वेल। अब देखो बेटा, जब आपने गुड का यूज किया तो आपने किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है जो कि प्लेयर की विशेषता बता रहा है। बेटा वेल एक एडवर्ब है जो ही की विशेषता नहीं बता रहा, वेल एक एडवर्ब है जो किसकी विशेषता बता रहा है? इस वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो खेलता कैसे? अच्छे से खेलता है ना। तो वेल एक एडवर्ब होती है और गुड एक एडजेक्टिव होता है। गुड तब सेंटेंस में यूज होगा जब नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतानी होगी, और वेल सेंटेंस में तब यूज होगा जब किसी वर्ब की विशेषता बतानी होगी, वर्ब को मॉडिफाई करना होगा, है ना। तो ये इसके बीच का डिफरेंस होता है। अब देखो यहाँ पे ही प्लेज वर्क्स, तो बेटा ही प्लेज वेल, वो बहुत अच्छे से खेलता है। वेल क्या है? यहाँ पे एक एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रही है? वर्ब की विशेषता बता रही है। हार्ड क्या है? एक एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है? वर्क्स की विशेषता बता रहा है। लेकिन ही प्लेज वेरी वेल, ऊपर वाले में था ही प्लेज वेल, अच्छे से खेलता है, नीचे वाले में ही प्लेज वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से खेलता है। तीसरे एग्जाम्पल से एक बात समझनी है, पहले और दूसरे एग्जाम्पल से ये समझ आया कि यहाँ पे हार्ड और वेल नाम की एडवर्ब वर्क्स और प्लेज नाम की वर्ब को बता रही है। बात ठीक है जी। लेकिन सर ही प्लेज वेल और ही प्लेज वेरी वेल में क्या फर्क है? इसमें वेरी ही तो ज़्यादा ऐड किया गया है। बेटा यहाँ पे वेरी नाम की एडवर्ब एक वेल नाम की एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। यहाँ से एक बात सीखनी है। पहली चीज दोनों एग्जाम्पल से समझ आई क्या? कि एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताती है, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल से क्या समझ आया? कि एक एडवर्ब किसी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है, एक एडवर्ब किसी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। यहां से समझ आया ही प्लेज वेरी वेल, तो यहाँ पे वेल नाम की एडवर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी नाम की एडवर्ब, है ना। तो याद रखना बेटा, वेरी नाम का शब्द भी क्या होता है? एडवर्ब होती है, हमेशा ही एडवर्ब होती है बेटा वेरी नाम का शब्द, ठीक है। और गुड नाम का शब्द हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। आगे आओ, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बेटा अगर इस क्वेश्चन से मैं वेरी हटा देता और इसको ऐसे लिख देता सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहां से एक चीज समझना, स्टूडेंट नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या बेटा? एक एडजेक्टिव है। मैं कह देता सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, लेकिन किसी ने कहा इंटेलिजेंट नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है, और वेरी वर्ड इस्तेमाल कर दिया, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे वेरी नाम का शब्द इंटेलिजेंट नाम का जो विशेषण है उसको मॉडिफाई कर रहा है। और याद रखना, इंग्लिश में विशेषण जिसे आप एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता भी कौन बताता है? एक एडवर्ब ही बताती है। यहाँ पे इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव और वेरी क्या है? वेरी बेटा एक एडवर्ब है। इस चौथे एग्जाम्पल से क्या सीखा? चौथे एग्जाम्पल से यह सीखा कि एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है, एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है। दोबारा बताता हूं भाई, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल से क्या सीखा? एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। तीसरे एग्जांपल से क्या सीखा? कि एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। चौथे एग्जांपल से क्या सीखा? कि एक एडवर्ब किसी एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है जी। पांचवां सेंटेंस, इवन अ माउस कैन हेल्प अ लॉयन, है ना। यहां तक कि एक चूहा भी मदद कर सकता है एक शेर की। चूहे और शेर की कहानी सुनी होगी, है ना। शेर का जो जाल वगैरह था वो काटा था, है ना, शेर को बंदी बना लिया था, है ना, कुछ पोचर्स ने, शिकारियों ने, तो उस टाइम चूहे ने मदद की थी, वो जाल को उतर दिया था, काट दिया था। तो इवन अ माउस कैन हेल्प अ लॉयन, है ना। बेटा यहां तक कि एक माउस भी मदद कर सकता है एक लॉयन की। यहां इवन नाम का शब्द है, इवन नाम का शब्द, इवन अ माउस, ये इवन जो है किसके ऊपर जोर डाल रहा है बेटा? माउस पे। और माउस क्या है? एक नाउन है। यहां पे इवन नाम के एक एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई कर दिया?
नाउन को मॉडिफाई कर दिया। बेटा याद रखना, नाउन या प्रोनाउन को अक्सर एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करते हैं, अक्सर एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। लेकिन कुछ एक एडवर्ब्स ऐसी हैं बेटा जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकती है, वरना नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए इंग्लिश में एडजेक्टिव बना है। लेकिन कुछ एक एडवर्ब्स ऐसी हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर देती हैं। कुछ एक एडवर्ब्स ऐसी हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर देती हैं, वरना नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव ही बनता है। जैसे इवन हो गया, ओनली हो गया, ठीक है, टू हो गया, इवन हो गया, ओनली हो गया, टू हो गया, ठीक है, इस टाइप से ये कुछ वर्ड्स हैं बेटा, ठीक है। ऑल्सो हो गया, एक ये वर्ड भी है बेटा ऑल्सो, एक्सेट्रा। बस ये 3-4 वर्ड्स हैं, है ना। एक वर्ड्स और मुझे ध्यान आ गया बेटा, ऑलमोस्ट। कौन सा वर्ड ध्यान आ गया मुझे? ऑलमोस्ट। तो ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर देती हैं बेटा, वरना नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए कौन बना है? एडजेक्टिव बना है ना। मतलब एडजेक्टिव का बहुत कम ही इस्तेमाल, मतलब एडवर्ब का बहुत कम ही इस्तेमाल होता है वैसे नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने में, लेकिन कुछ 4-5 है बेटा, इनका यूज काफी बार कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसी कड़ी में इवन नाम की एक एडवर्ब अब किसको मॉडिफाई कर रही है? माउस क्या है? नाउन। क्या है बेटा? नाउन। तो यहां से अपन ने क्या सीखा? फोर्थ पॉइंट अपना क्या बना कि सर एक एडवर्ब जो है वो नाउन को भी मॉडिफाई करती है। यहां पे चूहा जो माउस था बेटा, उसको मॉडिफाई करने के लिए कौन सा वर्ड आया था? इवन आया था, ठीक है। एक 6th एग्जांपल से देखो, ओनली ही कैन प्ले क्रिकेट। यहां पे ओनली किसकी विशेषता बता रहा है? प्ले की बता रहा है, क्रिकेट की बता रहा है, कैन की बता रहा है, ही की बता रहा है? ही की बता रहा है बेटा। ओनली ही कैन प्ले क्रिकेट, केवल वही क्रिकेट खेल सकता, और किसी के बस की बात नहीं है। तो केवल वही क्रिकेट खेल सकता और किसी के बस की बात नहीं है। तो ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा है? ओनली ही को मॉडिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ओनली। तो अगर ओनली ही को क्वालिफाई कर रहा है तो ही क्या है बेटा? ही प्रोनाउन है। यहां से 5वां पॉइंट क्या बना? 5वां पॉइंट ये बना कि एक एडवर्ब जो है ओनली नाम की एडवर्ब, वो ही के लिए आई है इस क्वेश्चन में, तो ही क्या है? प्रोनाउन। तो इसका मतलब ओनली नाम की एक एडवर्ब ही को मॉडिफाई कर रही है, तो एक एडवर्ब प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है जी। 7वां एग्जाम्पल देखो, अ काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। बेटा अगर मैं इससे एग्जैक्टली वर्ड हटा देता, कौन सा वर्ड हटा देता? एग्जैक्टली। तो समझना क्या हुआ? अ काइट फ्लू ओवर माई हेड, एक पतंग उड़ा था मेरे सिर के ऊपर से। ओवर क्या है बेटा? ओवर एक प्रेपोजिशन है। ओवर क्या है? एक प्रेपोजिशन है। लेकिन एग्जैक्टली नाम की जो एडवर्ब वो किसके लिए आएगी? वो आएगी अ काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। ओवर नाम की प्रेपोजिशन को बताने के लिए क्या आ रही है? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ओवर। तो एग्जैक्टली वर्ड सेंटेंस में किसके लिए यूज किया गया है? ओवर के लिए यूज किया गया है। बिल्कुल ठीक ऊपर पतंग उड़ रहा था, बिल्कुल ठीक ऊपर। तो यहां से एक चीज अपने को समझनी है, क्या सर की ओवर एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, और इस प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब आई हुई है, कौन सी? एग्जैक्टली। कौन सी? एग्जैक्टली। तो यहां से एक बात और समझनी है 6 पॉइंट बना करके, क्या कि सर जी एडवर्ब तो बहुत सारे काम कर रही है। एडवर्ब तो सर किसको भी मॉडिफाई करके चली जा रही है? एडवर्ब तो सर जी एक प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर रही है, ठीक है जी। एडवर्ब तो एक प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर रही है। सर 7th पे आते हैं, ही लव्स हर सिंपली बिकॉज शी ड्रिंक्स वाइन। ही लव्स हर, बेटा मान लो मैं इस सेंटेंस से सिंपली हटा दूं, इस सेंटेंस को समझना, ही लव्स हर, वो लड़का उस लड़की से प्यार करता है, बिकॉज क्योंकि सी ड्रिंक्स वाइन, क्योंकि वो शराब पीती है, क्योंकि वो शराब पीती है, और लड़का भी शराब पीता है ना, बढ़िया बन जाएगी उनकी, इसलिए लड़का उस लड़की से प्यार करता है। लेकिन एक बात समझना, सी ड्रिंक्स वाइन एक क्लोज है, ही लव्स हर एक क्लोज है। दो क्लोज को जोड़ने के लिए बीच में कौन आया है? बिकॉज नाम का कंजंक्शन आया है। बिकॉज नाम का कंजंक्शन आया है। और जब आप बोलते हैं ना सिंपली बिकॉज, सिंपली बिकॉज, सिंपली बिकॉज, तो वहां पे सिंपली नाम की एक एडवर्ब बिकॉज नाम के कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रही होती है। बिकॉज नाम के एक कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रही होती है। यहां से अगर एग्जैक्टली अपन ने हटा दिया तो सेंटेंस गलत नहीं है। यहां से एक बात यह भी सीखनी है, क्या सर जी अगर ऊपर वाले से आप एग्जैक्टली हटा दें 7th वाले से, और 8th वाले से जैसे मैंने सिंपली हटा दिया, तो 8 से सिंपली का हटाया जाना और 7th में से एग्जैक्टली का हटाया जाना किस बात को बताता है? कि अगर एग्जैक्टली और सिंपली को हटा दिया जाता तब भी सेंटेंस गलत नहीं है, सही है। इसका मतलब यहां से एक चीज और सीखनी है, एडवर्ब एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है जो एक्स्ट्रा मीनिंग देता है बेटा। एडवर्ब भी एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है और एक्स्ट्रा मीनिंग देता है किसके बारे में? या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? आपकी वर्ब या वर्ब के अलावा किसी दूसरी चीजों के बारे में। लेकिन यहां से एक चीज हमें बिल्कुल समझ आ रही है, क्या कि एडवर्ब को इन दोनों सेंटेंसेस से हटाने से सेंटेंस गलत नहीं हो रहा है। इसका मतलब एडवर्ब एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है और जो किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस बात को मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ कि एडवर्ब जो होती है बेटा, कि जो एडवर्ब जो होती है ये एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है, और ये क्या करता है? और बेटा ये क्या करता है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है।
एक्स्ट्रा वर्ड होता है और क्या देता है बेटा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि किसी को भी मॉडिफाई और क्वालिफाई कर सकता है, किसी की विशेषता बता सकता है। ठीक है, वापिस आओ। तो यहां से सर जी बिकॉज क्या बन रहा है, सर बेटा बिकॉज यहां पे कंजंक्शन बन रहा है। तो इससे पहले कौन सा वर्ड था, इससे पहले जो वर्ड था बेटा हमारा वो कौन सा वर्ड था, एक मिनट जी, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया था बेटा वो कौन सा वर्ड लिखा गया था, वो वर्ड लिखा गया था बेटा सिंपली। क्या लिखा गया था, सिंपली। तो बेटा बिकॉज क्या यहाँ पे कंजंक्शन है, बिकॉज क्या यहाँ पे कंजंक्शन है। तो बेटा बिकॉज नाम के कंजंक्शन को मॉडिफाई और क्वालिफाई करने के लिए क्या आ रहा है बेटा, सिंपली नाम की एक एडवर्ब आ रही है, सिंपली नाम की एक एडवर्ब आ रही है। ठीक है, ही लव्स हर सिंपली बिकॉज शी ड्रिंक्स वाइन, वह उससे प्यार करता है क्योंकि वो शराब पीती है। यहाँ पे बिकॉज नाम के कंजंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए क्या गया, सिंपली नाम की एडवर्ब आ गई। तो हमें 7th पॉइंट से क्या पता चला कि एक एडवर्ब किसको भी मॉडिफाई कर सकती है, एक कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, अब एक दो सेंटेंस और लिखता हूं भाई, उनसे भी समझना आप। ठीक है, एक दो सेंटेंस और लिखता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, जैसे अगली स्लाइड पे लिख देता हूं, मैंने लिखा फाइनली इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच। एक और लिखता हूं, फॉर्चुनेटली they had a narrow escape। बेटा नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। दे हैड ए नैरो एस्केप की हिंदी बनी वे बाल बाल बचे थे, वे बाल बाल बचे थे। ठीक है, अब बेटा एक चीज समझना, ये जो एग्जांपल्स है ये अपने एग्जांपल्स कहां तक हुए थे, 8 तक। मान लो मैं इसे 9 और 10 का नाम दे देता हूं, 9 और 10। यहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ आएगी बेटा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐसा वर्ड जिसके बाद में कोमा लगा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा गया एक वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके बाद में कोमा लगा है, वो ज्यादातर एडवर्ब ही होता है। इस केस में सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया जो वर्ड एडवर्ब होता है वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई और क्वालिफाई कर जाता है, पूरे सेंटेंस की विशेषता बता देता है। जैसे मैंने कहा आखिरकार भारत मैच जीत गया, फाइनली इंडिया वॉन द मैच, और फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से, किस्मत अच्छी रही, दे हैड ए नैरो एस्केप की वे बाल बाल बचे थे। इस केस में सेंटेंस के शुरुआत में लिखा गया पहला वर्ड जिसके बाद में कोमा लगा है वो एडवर्ब का काम करता है, और वो एडवर्ब ऐसी होती है जो पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर देती है, पूरे सेंटेंस को ही क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है। तो यहाँ से चीज़ क्या समझनी है, चीज़ ये समझनी है कि सर जी फाइनली और फॉर्चुनेटली भी यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक एडवर्ब बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक एडवर्ब बना हुआ है, जो किसको मॉडिफाई कर रही है, जो पूरे के पूरे एक सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है। इसके बाद लिखे गए पूरे एक सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है। यहाँ पे फॉर्चुनेटली जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, दे हैड ए नैरो एस्केप, और फाइनली किसको मॉडिफाई कर रहा है, इंडिया वॉन द मैच। तो यहाँ से हमें एक बात और समझ आ गई क्या, सर जी यहाँ से एक 8वां पॉइंट और बना लीजिए, 8वां पॉइंट और बना लीजिए कि सर एडवर्ब का एक काम और है क्या, कि ये पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देती है, कि ये पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। एडवर्ब इतने सारे काम कर दिए भाई, ये तो हरफन मौला बंदा है ना। इसका मूड आएगा तो सबको मॉडिफाई क्वालिफाई कर देगा बेटा, इसका मूड आएगा तो ये तो सबको मॉडिफाई और क्वालिफाई कर देगा, है ना। वर्ब को भी, एडवर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, नाउन को भी, प्रोनाउन को भी, प्रेपोजिशन को भी, कंजंक्शन को भी, और किसको, सेंटेंस को भी, है ना। पूरे पूरे सेंटेंस को भी लपेट देता है भाई, उसकी विशेषता बता देता है। तो ये बहुत सारे काम बेटा किसके होते हैं, ये बहुत सारे काम होते हैं बेटा एडवर्ब के। किसके, एडवर्ब के। कहानी समझ आ रही है, पक्की बात। चलिए अब बेटा आप कुछ एडवर्ब्स को लेकर के चलते हैं और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आप जानने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बेटा सबसे पहली चीज जो अपने को यहां पे सीखनी है क्या, सर जी वेरी और मच के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वेरी और मच के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वेरी और मच, ये एडवर्ब क्या क्या काम करती है ये अपने को सीखना है यहां पे। पहली चीज बेटा जो वेरी होता है ये पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, जिसे मैंने पीडी लिख दिया, और जो मच होता है ये किसके साथ आता है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। ठीक है बेटा, वेरी जो होता है ये जब सेंटेंस में आएगा तो कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करेगा, लेकिन मच जब भी सेंटेंस में आएगा तो बेटा किसको क्वालिफाई कर जाएगा, वर्ब के लिए यूज कर लिया जाएगा मच। एक जो वेरी होता है बेटा, एक जो वेरी होता है ये हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आता है। और सर जी मच जो होता है ये हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है,
पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बेटा मैं ये एडजेक्टिव के अंदर आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपको वहाँ से देखने नहीं पढ़ा चुका तो थोड़ी सी बात यहाँ पे भी बता दूंगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, दिस मूवी is much interesting. This movie is much interesting. Second, मैंने लिखा this movie is very more interesting than that. ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, he was much surprised. ठीक है। फोर्थ, they are very tired, या बल्कि यहां पे लिखता हूं मैं they are much tired. पांचवा क्वेश्चन, the much hyped issue of GST has faded away. The much hyped issue of GST has faded away. लिख लिया भाई? एक को लिखवा देता हूं, I like it very, या फिर मैंने कहा मच, क्या आएगा? I like it very या मच में से आपको देख करके आपको बताना है। ठीक है, वेरी या मच में से क्या आएगा? बेटा 6 एग्जाम्पल है और इनसे अपने को सीखना है वेरी कहां पे यूज किया जाता है और मच कहां पे यूज किया जाता है। इस बात को अपने को सीखना है। देखो, वेरी तब आता जब सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री हो, वेरी तब आता जब सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई करने की बात ना की गई हो, और वेरी तब आता जब सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव बनने का काम करती है, और पास्ट पार्टिसिपल बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव बनने का काम करती है, और कुछ नहीं होता। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहा जाता है जब वो एडजेक्टिव बनने का काम करे। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है जब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब ना बन करके क्या बनने का काम करे? एडजेक्टिव बनने का काम करे। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन, दिस मूवी इज मच इंटरेस्टिंग। बेटा पहले मुझे पहले क्वेश्चन के अंदर बता दीजिए, क्या इस मूवी का कंपैरिजन किसी दूसरी मूवी से है? क्या कंपैरेटिव डिग्री आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, क्या दिस मूवी इज मच इंटरेस्टिंग में किसी वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है? यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ब है क्या? नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेरी जो होता है बेटा वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आता नहीं है, लेकिन मच जो होता है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आता है। इस सेंटेंस के अंदर बेटा इजी एक वर्ब है। इजी क्या? एक वर्ब है ना, मेन वर्ब इज है। इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो मूवी के बारे में विशेषता बता रही है। और अगर इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इसके साथ क्या यूज किया जाएगा? वेरी यूज किया जाएगा। बेटा क्या यूज नहीं होगा? मच यूज नहीं होगा। लिखना क्या पड़ेगा? लिखना पड़ेगा दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ना कि मच इंटरेस्टिंग। याद रखना, इंटरेस्टिंग के साथ वेरी क्यों आता है? क्योंकि इंटरेस्टिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी नाम की एडवर्ब यूज होती है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप बात करें बेटा, देन दैट था ये, देन दैट, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया देन दैट। बेटा जैसे ही आपको सेकंड एग्जांपल में देन लिखा, देन दिखने का मतलब क्या है? इस सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन होगा तो कौन सी यूज की जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाएगी। इस भाई साहब ने देन को देखकर कंपैरेटिव डिग्री भी यूज कर दी। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ये है बेटा मोर इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव डिग्री, ये आ गया देन। जैसे कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो बेटा किसका यूज किया जाएगा? मच का। तो दिस मूवी इज वेरी मोर इंटरेस्टिंग देन दैट नहीं बेटा, दिस मूवी इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। क्या आएगा?
मच मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। ये मूवी उस मूवी से कहीं ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन नंबर 3 में देखना बेटा, ही वॉज मच सरप्राइज या फिर ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। बेटा सरप्राइज 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोले तो बेटा क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। अब जैसे ही देखा पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में सरप्राइज क्या लगा दें, मच लगा दें, है ना। बेटा एक चीज़ समझना, सरप्राइज आपका जरूर V3 है और पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे टायर्ड आपको लग रहा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और क्या बन रहा होगा, पास्ट पार्टिसिपल बन रहा होगा, मच लगा दे, यहाँ भी मच नहीं आएगा। इन दोनों एग्जाम्पल में यहाँ पे वेरी आया, इसके पीछे का कारण क्या है बेटा, इसके पीछे का कारण क्या है बेटा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंसान की फिजिकल और मेंटल स्टेट को बताते हैं और उनके आगे ईडी 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 होता है, वो मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे नजर आते हैं। लेकिन ऐसे एडजेक्टिव्स जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे नजर आते हैं लेकिन किसी इंसान की मेंटल और फिजिकल स्टेट को बताएं तो उनके साथ मच यूज नहीं होता, वेरी यूज होता है। दोबारा फिर सुन लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे दिखने वाले एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ईडी ईडी होता है उनके साथ आप मच का यूज नहीं करते, क्योंकि वो किसी की, अच्छा ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो वो किसी की फिजिकल और मेंटल स्टेट को बताएं। ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे दिखने वाले शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की फिजिकल या मेंटल स्टेट की तरफ इशारा करे तो उनके साथ मच यूज नहीं होता, हमेशा ही क्या यूज होता है, वेरी यूज होता है बेटा, हमेशा ही क्या यूज होता है, वेरी यूज होता है। जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैं एक वर्ड लिख दूं बेटा कंटेंडेड, कंटेंडेड। एक वर्ड में लिख दो बेटा सरप्राइज्ड, एक वर्ड में लिख दो बेटा सेटिस्फाइड, एक वर्ड में लिख दो बेटा टायर्ड। ठीक है, कंटेंडेड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, है ना, सेटिस्फाइड हो गया, प्लीज्ड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, ड्रंक हो गया। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स है बेटा। प्लीज्ड होता है खुश, ये मेंटल स्टेट है, डिजेक्टेड होता है हताश निराश, मेंटल स्टेट है, ड्रंक पिया हुआ फिजिकल स्टेट है, टायर्ड थका हुआ फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है थक गया वो, सेटिस्फाइड मेंटल स्टेट है, सरप्राइज मेंटल स्टेट है, कंटेंटेड उदास होता है मेंटल स्टेट है। इसका मतलब बेटा ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की फिजिकल और मेंटल स्टेट को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं बेटा, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की फिजिकल या फिर मेंटल स्टेट को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, फिजिकल या फिर मेंटल स्टेट को बता रहे हैं। तो इनके साथ बेटा अपने को क्या यूज करना होता है, इनके साथ बेटा अपने को मच यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, मच यूज करना होता है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स, सॉरी मच नहीं, सॉरी वेरी, क्या यूज करना होता है, वेरी यूज करना होता है ना। अब देखोगे तो इनके साथ ईडी ईडी पड़ा है, प्लीज है, डिजेक्टेड है, सेटिस्फाइड है, सरप्राइज्ड है। आप देखोगे सर जी ये तो पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है तो मच आना चाहिए। बेटा पास्ट पार्टिसिपल जरूर है, इनके साथ मच क्यों नहीं आया, क्योंकि ये किसी की मेंटल और फिजिकल स्टेट को बता रहे हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो फिजिकल मेंटल स्टेट को बताते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे नजर आते हैं, फिर भी इनके साथ आप मच यूज नहीं करते। क्या यूज होता है, वेरी यूज होता है। तो इसी प्रकार से बेटा ये जो क्वेश्चन थे टायर्ड और सरप्राइज्ड, ये फिजिकल और मेंटल स्टेट को बता रहे थे। टायर्ड बता रहा था बेटा फिजिकल स्टेट को, थका हुआ होना इसका मतलब होता है, इसीलिए इसके साथ मच नहीं आया, वेरी आया। और बेटा सरप्राइज होता है मेंटल स्टेट को बता रहा है, इसीलिए बेटा इसके साथ मच नहीं आया, क्या यूज किया गया, वेरी यूज किया गया। ठीक है, ये देखो द मच हाइप्ड इशू ऑफ जीएसटी हैज फेडेड अवे। बेटा फेडेड अवे का मतलब होता है चला गया है, हाइप्ड का मतलब होता है जिसका बहुत ज़्यादा जो फैल गया था, बहुत ज़्यादा इसका प्रसार हो गया था, जो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेटेड हो गया था, है ना, तो बहुत ज़्यादा जो फैल गया था इशू। अब बेटा हाइप्ड वर्ड है ना, हाइप्ड वर्ड ये किसी की मेंटल फिजिकल स्टेट को नहीं बताता। हाइप्ड का मतलब होता है फैला हुआ, तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ इशू जीएसटी का अब क्या हो गया, फेडेड अवे हो गया, चला गया। अब बहुत ज़्यादा बातें पहले हो रही, आजकल जीएसटी के ऊपर कोई बात नहीं होती, पहले बहुत बहस हुआ करती थी। तो अब ये हाइप्ड फिजिकल मेंटल स्टेट को नहीं बता रहा, तो फिजिकल मेंटल स्टेट को नहीं बता रहा, तो हाइप्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या बना हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल बना हुआ है, मेंटल फिजिकल स्टेट को नहीं बता रहा। इस केस में क्या लगाया जा सकता है, मच लगाया जा सकता है। यहाँ पे मच बिल्कुल सही है बेटा। 6th क्वेश्चन, आई लाइक इट वेरी या फिर मच। आई लाइक इट मच बोलते हैं या फिर आई लाइक इट वेरी बोलते हैं। अब बेटा इस 6th क्वेश्चन के अंदर एक बात समझना, क्या 6th क्वेश्चन के अंदर एक वर्ब है, लाइक, बिल्कुल है सर, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूं। ठीक है, अब बेटा पसंद करना वर्ब, इसके बारे में ही तो आगे एडवर्ब आएगी। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूं। अब वेरी लिखना है, मच लिखना है। देखो अब बेटा मैंने बता रखा है यहाँ पे क्या, कि
मैं इसे पसंद करता हूं, पसंद करता है कम या ज्यादा, मतलब पसंद करना क्या है, वर्ब। अब वर्ब को बताने के लिए आगे लाइक नाम की वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वेरी का यूज करो या मच का यूज करो। अब देखो वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, वर्ब को तो मच मॉडिफाई करता है, वर्ब को कौन मॉडिफाई नहीं करता, वेरी तो वर्ब के लिए आता ही नहीं है। अब अगर वेरी वर्ब के लिए आता ही नहीं है और हमें लाइक नाम की वर्ब को मॉडिफाई करवाना है तो वेरी नहीं आता तो आएगा कौन, मच। तो बेटा इसलिए कहा जाता आई लाइक इट मच, न कि आई लाइक इट वेरी। आई लाइक इट वेरी नहीं बोला जाता, आई लाइक इट मच बोला जाता है, ठीक है। या फिर बोल दो आई लाइक इट वेरी मच। क्या बोल दो, आई लाइक इट वेरी मच बोलो, या बोलो आई लाइक इट मच, लेकिन आई लाइक इट वेरी नहीं बोला जाए, क्योंकि लाइक जो है बेटा, लाइक एक वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वेरी नहीं आता, फिर कौन आती है, मच आता है बेटा। कौन आता है, मच, है ना। तो दोबारा फिर डिफरेंस बताता हूं, वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा, मच कंपैरेटिव के साथ आएगा। वेरी उस सेंटेंस में यूज नहीं होगा, वेरी उस सेंटेंस में मतलब वेरी जो है वो वर्ब को कभी मॉडिफाई नहीं करता और मच जो हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करता है। वेरी पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आता है और मच हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के साथ आता है। इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है भाई, ठीक है। कहानी क्लियर है वेरी और मच वाली भाई, एक बार नोट करना है, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट। अब बेटा आप एक डिफरेंस जानते हैं वेरी वर्सेस टू के बारे में, ठीक है। वेरी और टू के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा सी इज वेरी ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस मैंने लिखा सी इज टू ब्यूटीफुल। एक मैंने लिखा सी इज वेरी अगली। एक मैंने लिखा सी इज टू अगली। सी इज टू अगली। बेटा अगली का मतलब होता भद्दा या कुरूप, ब्यूटीफुल का मतलब होता सुंदर, ठीक है। तो आपको बताना है कहां वेरी ठीक है और कहां इनके अंदर टू ठीक है भाई, बताना है आपको, शाबाश। कहां वेरी ठीक होगा और कहां टू आपका ठीक होगा, शाबाश बताइए। टेक योर टाइम एंड गिव मी आंसर। बेटा एक चीज समझना, टू जो होता है ना, टू ये हमेशा नेगेटिव क्वालिटी के एडजेक्टिव के साथ आता है। नेगेटिव क्वालिटी के एडजेक्टिव के साथ टू का यूज हमेशा नेगेटिव क्वालिटी के एडजेक्टिव के साथ होता है। और बेटा वेरी का यूज है ना, वेरी का यूज नेगेटिव क्वालिटी का एडजेक्टिव हो चाहे बेटा पॉजिटिव क्वालिटी का एडजेक्टिव हो, दोनों के साथ हो सकता है। दोबारा सुनना, टू का यूज हमेशा किसके साथ होता है, नेगेटिव क्वालिटी के एडजेक्टिव के साथ होता है। लेकिन बेटा वेरी का यूज चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कैसी भी क्वालिटी हो बेटा, इन दोनों के साथ यूज किया जा सकता है वेरी, ठीक है। मतलब वेरी पॉजिटिव के साथ भी आ सकता है और वेरी नेगेटिव के साथ भी आ सकता है, लेकिन टू जो होगा वो हमेशा नेगेटिव क्वालिटी को बताने का क्या करेगा, काम करेगा। और जब टू नेगेटिव क्वालिटी को बताने का काम करेगा तो बेटा इसका मतलब निकल के आ जाता है, टू का मतलब यहाँ पे निकल के आ जाता है बेटा किसी चीज़ की अति होना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब बहुतायत हो जाना, और अति किसी चीज़ की बुरी होती है बेटा, है ना। टू का मतलब होता बहुत ज़्यादा अति हो जाना, बहुत ज़्यादा मतलब अधिकता हो जाना, है ना, बहुत ज़्यादा अति बढ़ जाना किसी चीज़ की, और अति बुरी होती है। तो टू हमेशा नेगेटिव क्वालिटी के लिए आता है और वेरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए आ सकता है। अब एक बात सुनो बेटा, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, किसकी बात करूं, सेकंड क्वेश्चन की, ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन में कौन सा वर्ड लिखा गया, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की सेंस कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। टू किसके लिए यूज होता है, हमेशा नेगेटिव क्वालिटी के एडजेक्टिव के साथ। अब बेटा टू हमेशा नेगेटिव क्वालिटी के एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, तो इस भाई साहब ने टू के साथ कौन सा वर्ड यूज कर दिया, ब्यूटीफुल। और टू किसके साथ यूज होता है, जो वर्ड नेगेटिव हो, और ब्यूटीफुल का मतलब तो होता है सुंदर, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। तो पॉजिटिव वर्ड के साथ बेटा आप टू कैसे लगा सकते हो, नेगेटिव मीनिंग देने वाला है, फिर नेगेटिव क्वालिटी देने वाले वर्ड्स के साथ तो आता है टू, लेकिन ब्यूटीफुल तो पॉजिटिव क्वालिटी दे रहा है, इस वजह से सेंटेंस क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अब ऊपर वाला देखो, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। क्यों सी इज टू ब्यूटीफुल गलत हुआ, क्योंकि टू हमेशा नेगेटिव वर्ड्स के साथ आता है। ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे वर्ड्स जो नेगेटिव एडजेक्टिव को बताते हैं उनके साथ टू आएगा। बेटा ब्यूटीफुल के साथ वेरी क्यों सी हुआ, क्योंकि वेरी किसके साथ आ सकता है, पॉजिटिव के साथ भी और नेगेटिव के साथ भी। और ब्यूटीफुल कैसा वर्ड है, पॉजिटिव के साथ वेरी फिट बैठ सकता है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए बोलते हैं सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इसलिए नहीं बोलते सी इज टू ब्यूटीफुल, ठीक है। अब सी इज वेरी अगली और सी इज टू अगली। पहले अगली को पहचान लो, अगली होता भद्दा कुरूप, नेगेटिव एडजेक्टिव है, ये क्या है, नेगेटिव एडजेक्टिव है। अब बेटा नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ कौन सा वर्ड आ सकता है,
टू तो बना ही नेगेटिव के साथ है, इसकी तो बल्ले बल्ले होगी, ये कह देगा भाई मेरा मैं तो सेंटेंस सही हूँ। सी इज टू अगली, वो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा कुरूप है, हद से ज़्यादा बुंडी है भाई, है ना। तो सी इज टू अगली, ठीक है, तो नेगेटिव क्वालिटी था, टू आ गया। लेकिन वेरी कहेगा भाई साहब मैं भी सही हूँ, क्यों? वेरी कहेगा मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बताता हूँ, ये नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव के साथ भी आ सकता हूँ, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के साथ भी आ सकता हूँ। लेकिन टू बोलेगा भाई साहब मैं सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आता हूँ? नेगेटिव के साथ आता हूँ। इस केस में थर्ड और फोर्थ दोनों सही हो गए, क्यों? क्योंकि वेरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ आ सकता है और टू हमेशा किसके साथ आएगा? नेगेटिव के साथ आएगा। इसलिए बेटा थर्ड और फोर्थ दोनों सही है, सेकंड बिल्कुल गलत था और फर्स्ट क्या था बेटा अपना? बिल्कुल सही था भाई। क्लियर कहानी? पक्की बात? आगे बढ़े। कुछ सेंटेंस समझो। एक सेंटेंस है, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखूं, he is too clever to cheat, he is too clever to cheat, ठीक है। एक और मैं लिखता हूं, he is too smart, he is too smart to be believed, he is too smart to be believed। अब समझो बेटा कहानी क्या है। बेटा कंजंक्शन का टॉपिक इससे पहले मैंने पढ़ाया था और उस दिन शायद मैंने आपको एक पेयर लिखवाया था। शो का पेयर दैट से बनता है और टू का पेयर किससे बनता है? टू से बनता है। टू का पेयर टू से और शो का पेयर दैट से। लेकिन एक चीज समझना भाई, एक चीज समझना, ठीक है, टू के साथ हमेशा नेगेटिव क्वालिटीज, टू जो है हमेशा नेगेटिव क्वालिटीज के एडजेक्टिव के साथ आता है टू। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो चीज क्या समझो बेटा, जब टू का पेयर टू से बनता है ना, टू का पेयर जब टू से बनता है तो चाहे टू के साथ नेगेटिव वर्ड हो, चाहे टू के साथ नेगेटिव एडजेक्टिव हो या फिर टू के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, नेगेटिव एडजेक्टिव हो चाहे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, वो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव मीनिंग ही देगा। वो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव मीनिंग ही देगा, वो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव मीनिंग देगा। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब टू का पेयर टू से बनता है ना, तो टू के साथ चाहे नेगेटिव वर्ड हो और चाहे पॉजिटिव वर्ड हो, जब टू का पेयर टू से बनेगा ना तो इसकी सेंस हमेशा नेगेटिव ही आएगी। ये जब किसी सेंटेंस में यूज होगा ना टू का पेयर टू से, तो उसकी सेंस हमेशा कैसी आएगी? उसकी सेंस हमेशा नेगेटिव आएगी बेटा, उसकी सेंस हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, सेंटेंस की सेंस। चाहे आपने टू के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर रखा हो, चाहे आपने टू के साथ नेगेटिव एडजेक्टिव यूज कर रखा हो। भाई कैसे समझो, ये रहे 4 एग्जाम्पल। यहां पे मैंने टू के साथ यूज कर रखा है गुड, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहां पे टू के साथ यूज कर रखा है डिफिकल्ट, एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। यहां पे टू के साथ यूज कर रखा है स्मार्ट, एक पॉजिटिव वर्ड है। बेटा टू के साथ यूज कर रखा है क्लेवर, ठीक है, क्लेवर नेगेटिव सेंस भी दे सकता है, पॉजिटिव सेंस भी दे सकता है, डिपेंड करेगा, है ना। जैसे मान लो मैं वो हद से ज्यादा चला कर मान लो थोड़ी सी नेगेटिव सेंस होगी, तो बेटा गुड पॉजिटिव, डिफिकल्ट नेगेटिव, क्लेवर नेगेटिव, स्मार्ट पॉजिटिव। मैंने टू के साथ 2 एग्जांपल्स में पॉजिटिव वर्ड लिख रखे हैं और टू के साथ 2 एग्जांपल में नेगेटिव वर्ड लिख रखे हैं। मैंने कहा जब टू का पेयर टू से बनेगा तो सेंटेंस की सेंस हमेशा नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये जो चारों सेंटेंस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनकी सेंस हमेशा नेगेटिव आएगी जब टू का पेयर टू से बनेगा। इसकी भी सेंस नेगेटिव बनेगी, इसकी भी सेंस नेगेटिव बनेगी, इसकी भी सेंस नेगेटिव बनेगी और फोर्थ की भी सेंस नेगेटिव बनेगी। सर जी कैसे? समझ लो, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू।
यह खबर इतनी सच्ची, इतनी अच्छी है कि विश्वास नहीं होता। यह खबर इतनी अच्छी है कि विश्वास नहीं होता। नेगेटिव सेंस। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व। यह क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि सोल्व नहीं होता भाई। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि सोल्व नहीं होता। दोबारा से नहीं, फिर से नेगेटिव सेंस। ही इज टू क्लेवर टू चीट। वो इतना ज्यादा चालाक है, हद से ज्यादा चालाक है कि धोखा नहीं खाता भाई। उसे धोखा देना बड़ा मुश्किल है। ही इज टू क्लेवर टू चीट, धोखा नहीं खाता, फिर से नेगेटिव सेंस। ही इज टू स्मार्ट टू बी बिलीव्ड। वो इतना ज्यादा स्मार्ट है, हद से ज्यादा स्मार्ट है भाई साहब वो, कि विश्वास नहीं होता उसके ऊपर। किसके ऊपर? विश्वास नहीं होता। सबके अंदर नहीं वाली सेंस आएगी और सबके अंदर नेगेटिव सेंस आएगी। याद रखना, टू का पेयर जब टू से बनता है, चाहे उसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव हो चाहे नेगेटिव एडजेक्टिव, बेटा वो हमेशा ये पेयर कैसा मीनिंग देता है? हमेशा ये पेयर बेटा नेगेटिव मीनिंग देने का काम करता है, कभी भी ये पॉजिटिव मीनिंग नहीं देता भाई। पक्की बात है? ठीक है भाई, नोट कर लो फटाफट से। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो आ रहा है बेटा, वो आ रहा है फेयरली और रादर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फेयरली और रादर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ध्यान से समझना बेटा। फेयरली जो होता है वो हमेशा प्लेजेंट इवेंट के लिए आता है, मतलब थोड़ी पॉजिटिव सेंस के लिए आता है। रादर जो होता है बेटा, ये प्लेजेंट इवेंट के साथ भी आ सकता है पॉजिटिव सेंस में भी, और अनप्लेजेंट वर्ड्स के साथ भी आ सकता है। ठीक है बेटा, रादर के साथ आप टू का यूज कर लेते हैं, लेकिन फेयरली के साथ बेटा आप टू का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फेयरली हमेशा बेटा पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है और रादर हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ साथ बेटा कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आ सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों के साथ यूज किया जाता है रादर। रादर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दोनों इवेंट को बताता है। रादर के साथ टू का इस्तेमाल होता है। फेयरली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, फेयरली प्लेजेंट सेंस देता है, और फेयरली के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? देखो मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, बताना है सही है गलत है। मैंने लिखा सी इज फेयरली ब्यूटीफुल। एक मैंने लिखा सी इज रादर ब्यूटीफुल। सी इज रादर ब्यूटीफुल। ठीक है, एक मैंने लिखा सी इज फेयरली इंटेलिजेंट या सी इज फेयरली अगली। एक मैंने लिखा सी इज rather intelligent, she is rather intelligent। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखें। पांचवा, she is fairly more beautiful, she is fairly more beautiful than Promila। ठीक है, सिक्स देखना, टुडे इज फेयरली टू हॉट। टुडे इज फेयरली टू हॉट। ठीक है, सेवंथ, he is rather too tall। he is rather too tall। ठीक है
बेटे 7 एग्जाम्पल बताने आपको कौन से सही और कौन से गलत है, शाबाश। बताओ क्या गलती है भाई, समझो। पहला क्वेश्चन देखो, सी इज फेयरली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। ये ब्यूटीफुल कैसा वर्ड है? पॉजिटिव प्लेजेंट सेंस है। अगली कैसी सेंस है? नेगेटिव सेंस है, अनप्लेजेंट सेंस है। इंटेलिजेंट की प्लेजेंट सेंस बोले तो पॉजिटिव सेंस है, ब्यूटीफुल की पॉजिटिव सेंस है। चलिए पहले एक बार चारों एग्जाम्पल को देखते हैं। बेटा प्लेजेंट का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, ठीक है, सॉरी फेयरली का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, फेयरली का यूज प्लेजेंट सेंस में होता है। फेयरली के साथ क्या नहीं आता? ट्रू नहीं आता। अच्छा, सी इज फेयरली ब्यूटीफुल, पॉजिटिव सेंस है भाई। प्लेजेंट सेंस बोले तो यार पॉजिटिव सेंस कर लो, और बेटा प्लेजेंट का मतलब कैसी सेंस? पॉजिटिव सेंस कर लो, और अनप्लेजेंट का मतलब कैसी सेंस? नेगेटिव सेंस कर लो। अब बेटा जब पॉजिटिव सेंस आएगी उसके साथ फेयरली यूज होगा, तो पहला सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है, सी इज फेयरली ब्यूटीफुल, ठीक है। सेकंड, सी इज रादर ब्यूटीफुल। बेटा रादर का यूज किसके लिए होता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए होता है। रादर का यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए होता है। सी इज रादर ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही है। सी इज फेयरली अगली, सी इज फेयरली अगली, अगली नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, इसके साथ मैंने क्या यूज कर दिया? फेयरली। अब बेटा ध्यान देना, अगली का मतलब भद्दा कुरूप होता है, नेगेटिव मीनिंग देता है, और नेगेटिव मीनिंग देने वाले के साथ बेटा फेयरली कैसे आ सकता है? फेयरली तो हमेशा प्लेजेंट पॉजिटिव सेंस देता है। इस भाई साहब ने क्या कहा कि वो बढ़िया वाली बुंडी है। तीसरे एग्जाम्पल की हिंदी है कि वो बहुत बढ़िया वाली बुंडी है भाई साहब। सीज फेयरली के लिए का मतलब है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बुंडी है। अरे बेटा ये क्या कहानी कर दी आपने? बेटा जब अगली नेगेटिव सेंस आ गई तो इसके साथ फेयरली यूज नहीं हो सकता, ट्रू यूज होगा यहाँ पे, या फिर रादर यूज होगा। बेटा ये थर्ड सेंटेंस इसलिए गलत हो गया। आप यहाँ पे ट्रू भी लगा सकते थे, क्योंकि नेगेटिव मीनिंग देने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? ट्रू भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीज ट्रू अगली बोलो, या बोलो सीज रादर अगली, ठीक है। सीज फेयरली अगली बिल्कुल गलत है। सीज रादर इंटेलिजेंट। बेटा देखो रादर का यूज प्लेजेंट अनप्लेजेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज किया जा सकता है। इंटेलिजेंट पॉजिटिव सेंस है, रादर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज होता है। फोर्थ सेंटेंस बिल्कुल सही है, सी इज रादर इंटेलिजेंट। फिफ्थ देखना, सी इज फेयरली मोर ब्यूटीफुल देन प्रोमिला। सी इज फेयरली मोर ब्यूटीफुल देन प्रोमिला। बेटा मोर ब्यूटीफुल कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे ही देखा सी डी आ गया, सी डी आते ये वाली सारी चीजें गलत होगी। सी डी आते कौन आएगा? रादर आएगा। और इस सी डी कंपेरेटिव डिग्री देन का यूज कर लिया। फेयरली कैसे आ सकता है बेटा? सी डी के साथ कौन यूज होता है? रादर यूज होता है बेटा। फेयरली तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आता है? पीडी के साथ आता है बेटा, पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है। सी इज रादर मोर ब्यूटीफुल देन प्रोमिला। वो कहीं ना कहीं प्रोमिला से ज्यादा सुंदर है, वो कहीं ना कहीं प्रोमिला से ज्यादा सुंदर है बेटा। सिक्स्थ, टुडे इज फेयरली टू हॉट। आज बहुत बड़ी आला गर्म दिन है भाई, आज बहुत बड़ी आला गर्म दिन है। अरे बेटा एक बात बताओ यार, टू का भी इस्तेमाल कर लिया और टू आता है रादर के साथ। टू किसके साथ आता है? रादर के साथ। अच्छा टू किसके साथ नहीं आता? फेयरली के साथ नहीं आता। तो क्वेश्चन तो गलत ही हो गया कि टू का इस्तेमाल आप करते ही रादर के साथ है, फेयरली के साथ करते ही नहीं। इसको ऐसा जरूर बोला जा सकता था, टुडे इज रादर टू हॉट। आज कहीं ना कहीं ज्यादा गर्म दिन है, आज कहीं ना कहीं ज्यादा गर्मी है। यह बात थोड़ी नेगेटिव सेंस में जानी थी बेटा, पॉजिटिव सेंस में नहीं जानी थी कि आज कहीं ना कहीं क्या है? ज्यादा गर्मी है ना। तो टुडे इज रादर टू हॉट, टुडे इज रादर टू हॉट। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज रादर टू हॉट डे, इट इज रादर टू हॉट डे, है ना। तो इस प्रकार से बोला जा सकता है। ही इज रादर टू टॉल, ही इज रादर टू टॉल। क्या टू का इस्तेमाल रादर के साथ होता है? बिल्कुल होता है, टू का इस्तेमाल रादर के साथ होता है। इसका सेंस बिल्कुल सही, ही इज रादर टू टॉल। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही लंबा है भाई साहब। इतना लंबा बंदा नहीं होना चाहिए यार, है ना। सीढ़ियां लगा के देखो भाई साहब को ऐसे, है ना, बाकी सारे छोटे छोटे नजर आए ना यार, अद्धा ज्यादा लंबा है यार, उसको दौरा भी खड़े भी बूंढे लगा यार, ठीक है। ही इज रादर टू टॉल मतलब वो कहीं हद से ही क्या है? ज्यादा लंबा है, ठीक है। अब बेटा कैसे, अब कभी कभार ऐसा भी होता है ना, जैसे मैं दो सेंटेंस बोल दूं भाई उसकी हाइट अच्छी थी इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। उसकी हाइट ही ज्यादा थी इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया,
दो बात है, एक बार हाइट जब आदमी को फायदा दे जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो हाइट में लंबा होना पॉजिटिव सेंस आ गई। एक बार हाइट के चलते बंदा ही रिजेक्ट हो जाए, उसमें हाइट वाले कैसी सेंस आ गई, नेगेटिव सेंस आ गई। तो मैं दो सेंटेंस आपके सामने लिख करके बताता हूं, इनमें से बताना कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है। देखना पहला सेंटेंस, ही इज fairly so tall, he is fairly tall, so he got selected। एक मैंने लिखा he is rather tall, so he got rejected। अब बेटा दोनों में समझना, जब किसी का लंबा होना उसको सिलेक्शन दिला गया तो पॉजिटिव सेंस तो फेयरली, जब किसी का लंबा होना उसको रिजेक्ट करवा गया, रिजेक्ट होना नेगेटिव सेंस तो रादर। अब देखो बेटा, फेयरली हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। ही इज फेयरली टॉल का मतलब है वही उसकी हाइट बहुत बढ़िया थी, शो ही गॉट सिलेक्टेड, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया, पॉजिटिव सेंस है इसमें। लेकिन रादर का यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए होता है, तो इस टाइम रादर नेगेटिव सेंस देगा कि भाई उसकी हाइट हद से ज्यादा थी, सो ही गॉट रिजेक्टेड, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया घर वालों ने। अब रिश्ता देखने गए, बंदे की हाइट थी 6 फुट 8 इंच, 7 फुट के आसपास, लड़की की हाइट है मुश्किल से 5 फुट 5.5 फुट, 2 फुट का फर्क हो गया। घर वालों ने कहा हद से ज़्यादा हाइट है यार, इतना लंबा थोड़े ना होना चाहिए बंदा यार, है ना, मुंडे लगा उसको तो खड़े भी। तो बेटा ये वो वाली सेंस है, ही इज रादर टोल का मतलब वो हद से ज़्यादा टोल है, सो ही गोट, वो हद से ज़्यादा टोल था, सो ही गोट रिजेक्टेड। ही वॉज लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, है ना, ठीक है। मतलब थोड़ी सी पॉजिटिव सेंस, अगर आप इसकी मतलब थोड़ा सा है ना पास्ट की बात बनाओ तो ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। ही वॉज फेयरली टोल, वो सही उसकी हाइट थी इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया था। ही वॉज रादर टोल, वो हद से ही ज्यादा लंबा था, सो ही गोट रिजेक्टेड, इसलिए उसे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो बेटा फेयरली आता पॉजिटिव सेंस में, रादर आता पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस के अंदर, इसलिए यहाँ पे रादर की कौन सी सेंस ले ली गई बेटा, नेगेटिव सेंस का इस्तेमाल कर लिया गया भाई। क्लियर बेटा कहानी, पक्की बात, कोई दिक्कत? चलिए बेटा कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस में यहां पे लिख रहा हूं एक बार, ठीक है, कुछ अच्छे वाले सवाल यहां पे लिख रहा हूं, समझना। पहला क्वेश्चन है, इट इज बिटर कोल्ड आउटसाइड, इट इज बिटर कोल्ड आउटसाइड, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखना भाई क्या है, ही स्पीक्स QUICKER, he speaks quicker than Ram, he speaks quicker than Ram, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, he entered the classroom silently, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं बेटा फोर्थ, एक बार ये तीनों नोट करो। he rides his bike every day in the market, he rides his bike every day in the market, to die very fast, ठीक है। एक और लिखना पांचवा,
सी spoke in the meeting. She spoke in the meeting loudly. She spoke in the meeting loudly yesterday. बेटा 5 सेंटेंस है, आपको बताने हैं पांचों गलत है सही है, इनके बीच में क्या फंडा है। शाबाश, पांचों के पांचों बताइए बेटा, गलत है या फिर क्या है सही है। बताओ शाबाश। समझो बेटा, एक है ना, जैसे मान लो, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज बिटर कोल्ड आउटसाइड। मान लो मैं इसे ऐसे कह देता, इट इज कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडा है। ठीक है, बाहर क्या है, ठंडा है। बेटा कोल्ड क्या है, कोल्ड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, आउटसाइड एक, मैं कह दूं एडवर्ब ऑफ क्या है बेटा, प्लेस है, बाहर को बता रहा है ना, स्थान को बता रहा है आउटसाइड। बेटा इज क्या है, मेन वर्ब है ना। बीटर कोल्ड, बेटा कोल्ड एक एडजेक्टिव है कि बाहर ज्यादा ठंड है, खतरनाक वाली। बीटर मतलब बहुत ज्यादा, बहुत है ना, खूंखार वाली ठंड है। तो बेटा कोल्ड एक एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए दूसरा एडजेक्टिव थोड़ी ना आ सकता है यार, बीटर तो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की एडवर्ब कैसे बनती है, उसके साथ एलवाई लगाने से, जैसे समझो बेटा। एक चीज और भी समझनी है आपको, मैंने एक टॉपिक पढ़ा रखा है एडजेक्टिव, और कोई पूछे एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या रिलेशन होता है। बेटा जब एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा दिया जाता है तब क्या बन जाती है, तब बेटा एडवर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है, एडवर्ब। जैसे समझना, मैंने एक वर्ड लिखा बेटा स्मार्ट, मैंने एक वर्ड लिखा बेटा ऑनेस्ट, मैंने एक वर्ड लिखा बेटा बीटर, मैंने एक वर्ड लिखा बेटा स्लो। ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा बेटा फेयर। अब समझो सर जी, फेयर, स्लो, बीटर, ऑनेस्ट और स्मार्ट, ये क्या है, ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है ना। अब मैंने कहा बेटा एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाने से किसका निर्माण होता है, एडवर्ब का। जब स्मार्ट के साथ आप एलवाई लगा दोगे तो इस साइड कौन सा वर्ड बनेगा, स्मार्टली। कौन सा वर्ड बनेगा, स्मार्टली। बेटा आप ऑनेस्ट के साथ एलवाई लगा दोगे, इस साइड कौन सा वर्ड बनेगा, ऑनेस्टली। बीटर के साथ आप एलवाई लगा दोगे, इसके साथ कौन सा वर्ड बनेगा भाई, बीटरली। स्लो से कौन सा वर्ड जनरेट हुआ, स्लोली। फेयर से कौन सा वर्ड जनरेट हुआ बेटा, फेयरली। कौन सा जनरेट हुआ, फेयरली। बेटा यहां से काफी बार बच्चे ये चीज भी समझते हैं क्या, सर जी की एडवर्ब वो वाला वर्ड होता है क्या जिसके लास्ट में एलवाई आता है। बेटा एडवर्ब ठीक है एलवाई वाला वर्ड होता है, लेकिन कितने % केस में, 95% केस में एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब होता है। लेकिन बेटा 5% केस में ऐसा वर्ड जिसके साथ एलवाई भी आता है वो एडवर्ब नहीं होता। ठीक है, 5% केस में ऐसा वर्ड जिसके साथ एलवाई आता है वो एडवर्ब नहीं होता, वो एडजेक्टिव बन जाता है। वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे एक चीज समझना, अब मैंने कहा चलिए इसे मैं थोड़ा सा बाद में बता देता हूं। मैंने अभी तक इतना बता रहा हूं कि 95% केसेस में एलवाई वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, 5% केस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एलवाई भी नहीं होता फिर भी एडवर्ब होते हैं, जैसे हार्ड हो गया, वेल हो गया, ठीक है, वेरी हो गया, इनके साथ कोई एलवाई थोड़ी ना आ रहा है। हार्ड हो गया, वेल हो गया, वेरी हो गया, ये बिना एलवाई के भी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, बिना, ठीक है, एलवाई के भी क्या है बेटा, बिना एलवाई के भी एडवर्ब, बिना एलवाई के भी एडवर्ब है। कौन कौन से वर्ड बिना एलवाई के भी एडवर्ब है, कौन कौन से वर्ड, वेरी हो गया, वेल हो गया, हार्ड हो गया, फास्ट हो गया, ठीक है, वेरी हो गया, वेल हो गया, हार्ड हो गया, फास्ट हो गया, टू हो गया, ठीक है, इवन हो गया, ऑल्सो हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। बेटा ये देखो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में कोई एलवाई नहीं है, फिर भी ये वर्ड्स क्या बने हुए हैं, ये वर्ड्स एडवर्ब बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, एडवर्ब बने हुए हैं। तो बिना एलवाई वाले वर्ड्स भी एडवर्ब बन सकते हैं और एलवाई वाले भी क्या बन सकते हैं, एडवर्ब बन सकते हैं। लेकिन एलवाई वाले एडवर्ब बनने के साथ साथ क्या बन सकते हैं, एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। एलवाई वाले एडवर्ब बनने के साथ साथ क्या बन सकते हैं बेटा, एडजेक्टिव भी होते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब की बजाय
ly वाले वर्ड्स एडवर्ब की बजाय एडजेक्टिव भी होते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ly वाले वर्ड्स एडवर्ब की बजाय एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। सर जी कैसे? समझना, he talked in a friendly manner, in a friendly manner, ठीक है। एक मैं कहूँ he is a miserly man, he is a miserly man। एक मैंने लिखा he is a cowardly player, वो एक कायर खिलाड़ी है। he is a cowardly player। बेटा देखो, he talked in a friendly manner, he is a miserly man और he is a cowardly player, वो एक कमजोर खिलाड़ी है। उन क्वेश्चंस को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये चीज़ चल पड़ी, एक बार इसको समझ लो, इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा सारी की सारी। बेटा यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखना है। सर जी कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है बेटा, जब नाउन के साथ ly लगाते हैं ना तो किसका निर्माण होता है? एडजेक्टिव का। किसका निर्माण होता है? एडजेक्टिव का। और बेटा जब एडजेक्टिव के साथ ly लगाते हैं ना, ये मैंने लिखवा भी दिया, जब एडजेक्टिव के साथ ly लगाते हैं ना तो किसका निर्माण होता है? एडवर्ब का। किसका निर्माण होता है? एडवर्ब का। एडजेक्टिव के साथ ly लगाने से एडवर्ब बनती है और नाउन के साथ ly लगाने से क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। सर जी कैसे? बेटा ये जो वर्ड्स है ना फ्रेंड, ये जो वर्ड है ना कोवर्ड, ये जो वर्ड है ना बेटा माइजर, बेटा ये नाउन है। ये वर्ड्स क्या हैं? ये नाउन है। और इनके साथ जब आप ly लगा दोगे ना मेरे भाई, ly तो ये तीनों के तीनों वर्ड एडजेक्टिव बन जाएंगे। तीनों के तीनों वर्ड क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव बन जाएंगे। अब समझो कहानी क्या है। बेटा फ्रेंड दोस्त होता है, कोवर्ड कायर आदमी होता है, माइजर कंजूस आदमी होता है। लेकिन माइजरली लगाने से माइजरली वर्ड अकेला कंजूस होता है, कोवर्डली वर्ड अकेला डरपोक होता है, फ्रेंडली वर्ड दोस्ताना होता है। क्या होता है? दोस्ताना। लेकिन माइजर को कहते हैं कंजूस आदमी, कोवर्ड को कहते हैं डरपोक आदमी, फ्रेंड को कहते हैं दोस्त। फ्रेंड के साथ ly लगाने से फ्रेंडली एक एडजेक्टिव बना, कोवर्ड के साथ ly लगाने से कोवर्डली एक एडजेक्टिव बना, और माइजर के साथ ly लगाने से माइजरली एक एडजेक्टिव बना। माइजरली का मीनिंग होता है सिर्फ कंजूस, कोवर्डली का मतलब होता है सिर्फ डरपोक, और फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना। लेकिन बेटा कोवर्ड का मतलब होता है कायर आदमी और माइजर का मतलब होता है कायर आदमी। अब जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दूं, ही इज अ माइजर, और एक मैं सेंटेंस लिख दूं ही इज अ माइजरली। कौन सा सही है भाई? और एक मैं सेंटेंस लिख दूं ही इज माइजर, ही इज माइजर। ध्यान से सुनो इस कॉन्सेप्ट को। या फिर मैं कह दूं ही इज माइजरली, ही इज माइजरली। समझो ly वाला वर्ड अकेला माइजर क्या होता है? कंजूस आदमी। इसके साथ ly लगा दिया, नाउन के साथ ly लगा दिया, क्या बन गया? एडजेक्टिव ही इज माइजर। इसका मतलब क्या है? वह कंजूस है, वह कंजूस है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन ये देखो ही इज अ माइजरली। अब बेटा माइजरली क्या पड़ा? एक एडजेक्टिव। माइजरली क्या पड़ा? एडजेक्टिव। बेटा इस केस में मैंने आर्टिकल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा यहां माइजरली क्या बन रहा है? पूरा का पूरा वर्ड एडजेक्टिव बन रहा है, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सीधा लिखते हैं ही इज माइजरली। वह कंजूस है। इसका मतलब है वह कंजूस है। ठीक है, इसका मतलब है वह कंजूस है। इसका मतलब है वह कंजूस है, ही इज माइजरली। इसलिए कभी ये मतलब बोल देना ही इज माइजर। देखो लेकिन सर माइजर बोलना हो तो ए आर्टिकल लगेगा। क्यों? बेटा इस माइजर का मतलब है कंजूस आदमी। इस माइजर का मतलब क्या है? कंजूस आदमी। आदमी बोले तो नाउन, और नाउन बोले तो आर्टिकल आएगा। आदमी बोले तो कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन जब सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या आता है? आर्टिकल आता है। यहाँ पे जो ए आर्टिकल है बेटा किसके लिए आया? ये माइजर नाम के नाउन के लिए आया है। यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि माइजरली एडजेक्टिव बन रहा था, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता। नाउन के साथ क्या आता है? आर्टिकल आता है। मैंने आर्टिकल के टॉपिक में आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो ही इज अ माइजर का मतलब वह एक कंजूस आदमी है। इसकी हिंदी क्या निकली? वह एक कंजूस आदमी है, वह एक कंजूस आदमी है। ये इसकी हिंदी है बेटा। ठीक है,
और ही इज अ माइजरली क्यों गलत हुआ? क्योंकि माइजरली एडजेक्टिव है बेटा, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता। तो या तो बोलो ही इज माइजरली, जैसे नीचे वाला सही है, ये वाला गलत हो गया, या बोलो ही इज अ माइजर, वो एक कंजूस आदमी है, और ही इज अ माइजर मैन भी मत कर देना, एक कॉन्सेप्ट ये भी तो आ जाता सुपरफ्लोस में, ही इज अ माइजर मैन। अरे बेटा एक बात बताओ, गलत हो गया क्या सेंटेंस गलत हो गया, क्यों? जब माइजर का मतलब ही कंजूस आदमी होता तो दोबारा आदमी लगाने की, दोबारा मैन लगाने की क्या आवश्यकता है? तो ही इज अ माइजर मैन सेंटेंस लिखना गलत, ही इज अ माइजरली सेंटेंस लिखना गलत, ही इज अ माइजर सेंटेंस लिखना सही, और ही इज माइजरली सेंटेंस लिखना सही। तो इसके अंदर बेटा देखा जाए तो फर्स्ट सेंटेंस सही था, सेकेंड सेंटेंस गलत था, थर्ड सेंटेंस सही था, और फोर्थ सेंटेंस क्या था बेटा? गलत था, है ना। तो वह कंजूस आदमी, इसको लिखने का तरीका ही इज अ माइजर, न कि ही इज अ माइजर मैन, गलत हो जाएगा। वह कंजूस है, इसको लिखने का तरीका ही इज माइजरली, वह कंजूस है, न कि ही इज अ माइजरली ना, क्योंकि अकेला माइजरली एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के साथ कभी आर्टिकल नहीं आता। आर्टिकल किसके साथ आता है बेटा? नाउन के साथ आता है। किसके साथ आता है? नाउन के साथ। अब इन क्वेश्चंस पे आ जाओ, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, नाउन के साथ एलवाई एडजेक्टिव बनाता है, और एडजेक्टिव के साथ एलवाई एडवर्ब बनाता है। ये रहा भाई एडवर्ब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से क्या यहाँ पे देख लो, ही टॉक्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, उसने दोस्ताना लहजे में बात की थी। ए आर्टिकल किसके लिए है? मैनर के लिए। फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है। फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि फ्रेंड नाम के नाउन के साथ क्या लगा? एलवाई, और फ्रेंड नाम के नाउन के साथ एलवाई लगने से क्या बनता है? फ्रेंडली नाम का एडजेक्टिव बनता है। माइजर क्या है? माइजर एक नाउन है, नाउन के साथ एलवाई लगाने से क्या बना दिया? माइजरली। माइजरली क्या है? एक एडजेक्टिव है। माइजरली क्या है? एक एडजेक्टिव है। ए क्या है? आर्टिकल किसके लिए आया? मैन के लिए। आदमी कैसा? कंजूस आदमी, सही है। ए किसके लिए आया? ए आया प्लेयर के लिए। प्लेयर कैसा? डरपोक। कोवर्ड के साथ एलवाई लगाने से, कोवर्ड के साथ एलवाई लगाने से क्या बनता है? एडजेक्टिव। तो कोवर्डली क्या है? एक एडजेक्टिव है। ए आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं है, ए आर्टिकल प्लेयर के लिए है। ये तीनों के तीनों सेंटेंस ही है। वह एक डरपोक खिलाड़ी है, वह एक कंजूस आदमी है, और उसने दोस्ताना लहजे में बात की थी। यहाँ पे फ्रेंडली, माइजरली और कोवर्डली तीनों एडजेक्टिव बन रहे हैं, और किसकी विशेषता बता रहे हैं? मैनर, नाउन या प्लेयर नाम के नाउन की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है भाई। अब वापिस आ जाओ, ये मैंने कहा स्मार्ट के साथ एलवाई वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं? एलवाई वाले 95% वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब, ठीक है। कुछ एलवाई वाले वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। कुछ बिना एलवाई वाले वर्ड्स भी क्या बन जाते हैं? एडवर्ब बन जाते हैं, जैसे वेरी हो गया, वेल हो गया, हार्ड हो गया, फास्ट हो गया, ट्रू हो गया, इवन, ऑल्सो, एक्सेट्रा। अब इसको समझो बेटा, पहले क्वेश्चन में दिक्कत, इट इज बिटरली कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि कोल्ड नाम के एडजेक्टिव की विशेषता किसको बतानी थी? एक एडवर्ब को बतानी थी, तो एडवर्ब बनाना पड़ेगा ना भाई। बिटर नाम के एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाने से एडवर्ब का निर्माण होगा, ये इसमें गलती थी। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ही स्पीक्स क्विकर देन राम। बेटा स्पीक्स क्या है? वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्विकर, क्विकर तो एडजेक्टिव है बेटा, क्विकर, क्विकेस्ट। लेकिन ही स्पीक्स वो बोलता है किससे? राम से ज्यादा तेज बोलता है बेटा वो। तो बोलना क्या हो गया? वर्ब। वर्ब की विशेषता एक एडजेक्टिव थोड़ी ना बताएगा, एडवर्ब बनाएगा। और एडवर्ब बनाने के लिए बेटा इसको क्विकर नहीं, इसको क्विकली लिखना पड़ेगा बेटा। क्या लिखना पड़ेगा? क्विकली। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, जब किसी एडवर्ब की डिग्री डिफाइन करनी हो ना, मतलब ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एलवाई हो और वो एडवर्ब बन रहा हो, ठीक है, मतलब एलवाई वाली एडवर्ब की सीडी और एसडी, सीडी बोले तो कंपैरेटिव डिग्री, एसडी बोले तो सुपरलेटिव डिग्री, किससे बनती है? मोर और मोस्ट लगा के बनती है बेटा। किससे बनती है? मोर और मोस्ट लगाकर बनती है। दोबारा समझो मैंने क्या कहा, एलवाई वाली एडवर्ब की सीडी और एसडी, एलवाई वाली एडवर्ब की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मोर और मोस्ट लगा के बनती है। जैसे क्विकली की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। स्लोली का बनेगा मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, है ना। ब्यूटीफुली का बनेगा मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, ठीक है। मोर ऑनेस्टली, मोस्ट ऑनेस्टली, है ना, इस टाइप से। तो कहने का मतलब यह है कि एलवाई वाली एडवर्ब्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सर जी गड़बड़ ये है कि बेटा देन आ गया, और देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री की एडवर्ब आएगी। कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री की एडवर्ब। पहले तो क्विकर को क्या लिखना पड़ेगा? क्विकली, और क्विकली की भी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए लिखना पड़ेगा मोर क्विकली। क्या लिखना पड़ेगा? मोर क्विकली। तो ही स्पीक्स मोर क्विकली देन राम, है ना, वो बोलता है बहुत ज्यादा तेज, किससे? राम से। एक ही एंटर द क्लासरूम साइलेंटली, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रुक के बता रहा हूं, ठीक है। अभी बेटा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बेटा एक रूल चलता है एमपीटी का। किसका रूल चलता है? फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं, एमपीटी का रूल। एमपीटी का रूल चलता है नॉर्मल केस में। किस में चलता है? नॉर्मल केस में, ठीक है। लेकिन एक रूल चलता है बेटा पीएमटीपी का। सर जी कहानी क्या है? पीएमटीपी का रूल कब चलता है? जब वर्ब्स ऑफ मोमेंट्स का जिक्र हो। किसका जिक्र हो? वर्ब्स ऑफ मोमेंट्स का जिक्र हो। ये क्या चीज है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
एमपीटीपी क्या होता है बेटा? एक ऑर्डर होता है। एक क्या होता है? एक ऑर्डर। कैसा ऑर्डर? कि जब एक से ज़्यादा एडवर्ब्स आ जाए, कोई एडवर्ब मैनर को बता रही हो, कोई प्लेस को बता रही हो, कोई टाइम को बता रही हो, कोई पर्पस को बता रही हो, तो इनका ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है बेटा? सबसे पहले अगर नॉर्मल केस की बात है, किसकी बात है बेटा? नॉर्मल केस की बात है। ये नॉर्मल और स्पेशल केस भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर नॉर्मल केस की बात है तो सबसे पहले एम का स्थान आता है, सबसे पहले आती बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। फिर आते बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस, पी का मतलब प्लेस है। तीसरे नंबर पे आते बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम, और चौथे नंबर पे चली जाती है बेटा क्या? पर्पस। क्या चला जाता है? पर्पस। इसे एमपीटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपीटीपी। एमपीटीपी का मतलब एम बोले तो मैनर, पी बोले तो प्लेस, टी बोले तो टाइम, और पी बोले तो पर्पस। यहाँ पे भी बेटा पी का मतलब तो यहाँ पे भी पर्पस ही है। लास्ट वाले का क्या है? पर्पस ही है यहाँ पे, मतलब ठीक है सर जी। ये पीएमटीपी का रूल आ गया। पीएम बोले तो पी बोले तो प्लेस, एम बोले तो मैनर, टी बोले तो टाइम। अब यहां से एक चीज समझने वाली बात यह है क्या कि सर जी ये टीपी तो सेम बन रहा है, लेकिन चेंज किस में आ रहा है? चेंज आ रहा है एमपी से बंदा क्या बन रहा है? पीएम। क्या बन रहा है? पीएम। एक बार तो एमपीटीपी का रूल चल रहा है, एक बार पीएमटीपी का रूल चल रहा है। टीपी तो सेम है। इसका मतलब सर जी टाइम वाली एडवर्ब तो सबसे लास्ट में आनी है और पर्पस वाली उसके लास्ट में आनी है, ठीक है। लेकिन सर विवाद इसमें है मैनर प्लेस और प्लेस मैनर, ये कब चेंज होते हैं? बेटा सुनो, पीएमटीपी का रूल तभी चलेगा जब सेंटेंस के अंदर वर्ब किसको डिफाइन करेगी? मोमेंट्स को। किसको डिफाइन करेगी? मोमेंट्स। मोमेंट्स बोले तो आने जाने वाली वर्ब्स। क्या? आने जाने वाली वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स जो आने जाने की तरफ इशारा करेगी, उस टाइम पीएमटीपी लगेगा बेटा। उस टाइम क्या लगेगा? उस टाइम लगेगा बेटा पीएमटीपी का रूल लगेगा। सर जी कैसे? आने जाने वाली वर्ब कौन सी? जैसे मैं कह दूं एंटर, गो, कम, रीच, विजिट, इस टाइप से एंटर, गो, कम, रीच, विजिट एक्सेट्रा। बेटा ये वर्ब्स देखना कैसी है? एंटर आना, प्रवेश करना, गो जाना, कम आना, रीच पहुंचना, विजिट यात्रा करना, विजिट करना। ये ऐसी वर्ब्स है जो आदमी के आने जाने को ही तो बता रही है। ऐसी वर्ब्स है जो आदमी के आने जाने को बता रही है। आने जाने वाली वर्ब्स कौन सी होगी? वर्ब्स ऑफ मोमेंट्स। और वर्ब्स ऑफ मोमेंट्स के लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा? स्थान चाहिएगा। वर्ब्स ऑफ मोमेंट्स आने जाने वाली वर्ब होगी, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा? स्थान चाहिएगा कि कहां जाएगा, कहां एंट्री करेगा, कहां आएगा, कहां से चलेगा। तो इसका मतलब सर जी आने जाने वाली वर्ब्स अगर सेंटेंस में है तो उसके अंदर आप पीएमटीपी का रूल चलाते हैं। आने जाने वाली वर्ब्स अगर सेंटेंस में नहीं है तो उस टाइम आप एमपीटीपी का रूल चलाते हैं। और एक चीज और बता दूं बेटा, एमपी होता है सांसद और पीएम होता है प्रधानमंत्री। एमपी से पीएम, सांसद से प्रधानमंत्री बनने के लिए लोगों के पास आना जाना पड़ता है। ट्रिक बन जाएगी कि एमपी से बंदा पीएम, एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद से बंदा प्रधानमंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि उसने लोगों के साथ आना जाना बढ़िया रखा। तो आने जाने वाली वर्ब्स होगी तो सबसे पहले प्लेस आएगा, और वरना अगर आने जाने वाली वर्ब्स नहीं होगी तो सबसे पहले मैनर आएगा। क्या आएगा? मैनर आएगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। ही राइड्स हिज बाइक। मान लो पहले मैं पांचवा करवा देता हूं। स्पीक क्या है? एक वर्ब है। इन द मीटिंग, वो उसने बोला था। कहां बोला था? मीटिंग में। मीटिंग क्या हो गया बेटा? एक प्लेस हो गया, ठीक है। लाउडली क्या हो गया? लाउडली बोलने का तरीका मतलब मैनर हो गया। यस्टरडे क्या हो गया? टाइम हो गया। यस्टरडे क्या हो गया? टाइम हो गया। पहले स्पोक नाम की वर्ब देख लो, क्या ये आने जाने को बता रही है? सर जी आने जाने को नहीं बता रही। अगर आने जाने को नहीं बता रही तो इसमें कौन सा रूल चलेगा? एमपीटीपी वाला। कौन सा रूल चलेगा? एमपीटीपी वाला रूल चलेगा। पहले मैनर आएगा। सी स्पोक्स, उसने बोला। कैसे बोला? मैनर। बेटा ये सबसे पहले नंबर पे आएगा तो मैनर को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं लिख देता हूं फर्स्ट। बोलने का तरीका सी स्पोक्स लाउडली। मैनर के बाद में पी बोले तो कौन सा? प्लेस। प्लेस बोले तो इन द मीटिंग। सी स्पोक लाउडली इन द मीटिंग यस्टरडे। इसको बोलने का तरीका है सी स्पोक लाउडली इन द मीटिंग यस्टरडे। उसने बहुत तेज बोला था मीटिंग में। कब? कल बोला था भाई, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो तो समझ गए इसको, ये गलत लिख रखा है। इसमें एमपीटीपी का रूल चलेगा, पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। अभी देखो बेटा, एवरीडे क्या है? एवरीडे तो टी है, टाइम को बता रहा है। इन द मार्केट स्थान को बता रहा है, प्लेस, ठीक है। वेरी फास्ट तो गाड़ी या फिर बाइक चलाने का तरीका है, बोले तो मैनर, इसको मैंने लिख दिया एम। टू डाई क्या है? टू डाई है पर्पस। टू डाई क्या है? पर्पस।
ठीक है। अब बेटा ये देख लो राइड्स, राइड्स के आने जाने की वर्ब है ना बेटा, राइड्स तो गाड़ी चलाने की वर्ब है, राइड्स है ना गाड़ी, राइड्स राइड्स बोले तो बाइक चलाना, ड्राइव्स बोले तो गाड़ी चलाना, तो यहाँ पे कोई आने जाने वाली वर्ब नहीं है। अगर सर जी आने जाने वाली वर्ब नहीं है तो रूल फिर से कौन सा चला, एमपीटीपी। एमपीटीपी चलेगा तो क्या कॉन्सेप्ट गलत है? बिल्कुल गलत है भाई कॉन्सेप्ट। कैसे सर जी? पहले आएगा मैनर, ही राइड्स हिज बाइक वेरी फास्ट, पहले मैनर का स्थान है, ही राइड्स हिज बाइक वेरी फास्ट। फिर प्लेस इन द मार्केट, फिर इसका स्थान है, he rides his bike very fast in the market, फिर टाइम every day, और लास्ट में पर्पस बेटा इसका 4 नंबर पे स्थान है। तो बोलने का तरीका कैसा हुआ, he rides his bike very fast, सबसे पहले मैनर, फिर इन द मार्केट प्लेस है ना, ही राइड्स हिज बाइक वेरी फास्ट इन द मार्केट एवरी डे टू डाई, वो हर रोज मार्केट में बाइक तेज चलाता है, किसके लिए? पर्पस क्या है? मरना चाहता है बेटा। क्या करने के लिए? मरने के लिए। लेकिन इसने टू डाई वेरी फास्ट का मतलब हो गया बहुत तेजी से मरना। कहता है वो बाइक चलाता है हर रोज मार्केट बाजार में मरने के लिए बहुत तेज ना, वो बहुत तेज बाइक चलाता, बहुत तेज मरने के लिए थोड़ी ना चलाता है, बहुत तेज मरने के लिए नहीं चलाता, वो बाइक तेज चलाता है मरने के लिए, है ना कि बहुत तेजी से मरना हो, है ना, उसके लिए बाइक नहीं चलाता वो। तो एमपीटीपी का रूल चलेगा, ये मैंने बता दिया। कहाँ पहले मैनर का जिक्र होगा, वेरी फास्ट पहले आएगा, उसके बाद इन द मार्केट आएगा, उसके बाद एवरीडे आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? टू डाई आएगा। एक थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ही एंटर्ड द क्लासरूम साइलेंटली। बेटा जैसे ही एंटर देखा आने जाने वाली वर्ब, और जैसे ही आने जाने वाली वर्ब हुई तो पीएमटीपी चलेगा बेटा। क्या चलेगा? पीएमटीपी। तो ही एंटर्ड, एंटर किया उसने, क्या प्लेस क्या आ गया बेटा? क्लासरूम में। किसमें? क्लासरूम में। और पीएम, एम बोले तो मैनर, मैनर क्या था? साइलेंटली, मतलब बहुत चुपचाप, बहुत चुपचाप। तो बेटा ही एंटर्ड द क्लासरूम साइलेंटली सेंटेंस लिखा गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पीएमटीपी का रूल चला रखा है। पीएमटीपी का रूल तब चलता है जब वर्ब्स ऑफ मोमेंट्स हो, आने जाने वाली वर्ब हो। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में वर्ब जरूर पहचान लेनी है कि स्पीक लिखा है, ठीक है, स्पोक लिखा है, राइड लिखा है, एंटर्ड लिखा है। बेटा सिर्फ एंटर्ड था तीसरे क्वेश्चन में, इसलिए इसमें पीएमटीपी चला, बाकी सारे जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें एमपीटीपी का ही रूल चला। तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। नॉर्मल केस में एमपीटीपी वाला, और बेटा अगर आने जाने वाली वर्ब्स का कहीं जिक्र किया जाता है, आने जाने वाली वर्ब्स का जिक्र किया जाता है तो रूल कौन सा चलेगा? पीएमटीपी। ट्रिक बता दें कि एमपी मतलब सांसद से एमपी से पीएम बनने के लिए लोगों के पास आना जाना पड़ता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को जानने के लिए मिलते हैं बेटा कल। इसकी पीडीएफ में इसकी क्लास के साथ ही अपलोड करवा दूंगा। कल अपनी एडवर्ब की क्लास नंबर 2 होएगी, है ना। थैंक यू सो मच।